उड़ान 2025 के इस खास मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे भरोसेमंद चेहरा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स ग्रेटर नोएडा के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि जनता के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मानवीय स्वास्थ्य संस्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में जिम्स ने इलाज की गुणवत्ता, सुविधाओं, मेडिकल एजुकेशन और मरीजों की देखभाल हर स्तर पर मजबूत सुधार किए हैं। महामारी के कठिन समय से लेकर रोजमर्रा की स्वास्थ्य चुनौतियों तक डॉक्टर गुप्ता ने अपनी टीम के साथ मिलकर तेज, संवेदनशील और लोगों के करीब रहने वाली चिकित्सा व्यवस्था तैयार की है। उनका काम बताता है कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ मरीज नहीं देखता, पूरा सिस्टम मजबूत करता है। उड़ान 2025 के मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स ग्रेटर नोएडा के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का। जो भी रिपोर्ट सामने आई वो ठीक है या नहीं, इसको लेकर भी क्या कोई तकनीक ऐसी विकसित हो सकती है? ये कहते हुए खुशी है कि हमारी लैब, जिम्स की लैब है, मोर देन 99% है ना, हमारा CMC वेल्लोर और एम्स न्यू के साथ हमारा जो वैलिडेशन है, और ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो आजकल हम जो एक्चुअली डॉक्टर बोलते थे कि रेयरली वी यूज टेस्ट, वी ट्रीट पेशेंट नॉट द लैब रिपोर्ट्स। महज 6 घंटे के अंदर आपकी पूरी बॉडी की जांच आपके सामने होती है। क्या ये संभव है या यहाँ पर भी सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है? कोविड के दौरान हमें सिखाया है कि ऑल दीज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, राइट, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। जी, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सावधान रहें, जिससे कभी कभी आई हैव सीन ए पेशेंट ऑफ एस्मा, इतना उसको स्टेरॉइड दे दिया कि बाद में उसको ऑलमोस्ट मोर देन 40% केसेस में अननेसेसरी सर्जरी हो जाती है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो जाता है, आपका पॉलीथेरेपी होती है, विच आई थिंक इज मोर हार्मफुल। राकेश गुप्ता जी का उड़ान 2025 का ये मंच एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है और उनका साक्षात्कार अब आप देख पाएंगे और उनका साक्षात करेंगे मेरे सहयोगी प्रियंक वाजपेयी। बहुत शुक्रिया सर अपना समय निकालने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत जो अभी इंट्रो में आपके चली, तकनीकी विकास पर हॉस्पिटल्स के आप बहुत मुखर तौर पर जोर देते हैं। आपको क्या लगता है, फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी तौर पर किस तरह विकास स्थापित कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आमंत्रित किया इस बड़े मंच पर। आई एम ग्रेटफुल टू FM न्यूज़ एंड यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स जो पिछले 7 सालों में 2019 में ये स्टार्ट हुआ था MBBS कोर्स के साथ में, एंड हर क्षेत्र में जो हमारा विजन है वो है पेशेंट केयर, एकेडमिक्स, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशंस। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का बात है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमने रियलाइज़ किया कोविड के टाइम पे, एंड कोविड के बाद जो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, कोविड में इतना कन्फ्यूजन था विदाउट टेक्नोलॉजी कि हम फिजिकली पेशेंट्स को देखते थे, उनको आइडेंटिफाई करते थे। एवरी डे हमारे 3 से 4 घंटे लगते थे, 3 से 4 डॉक्टर लगते थे। बट आज की डेट में पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। विद द क्लिक ऑफ सेकेंड यू कैन फाइंड आउट कितने पेशेंट्स है, कहाँ पे कितने पेशेंट थे, कितने एडमिशन हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हैं, कितना हमारा हर महीने वी ऑल्सो डू एनालिसिस कि हमारी कहाँ पे कमियाँ हैं, वो हम दूर करते हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए बिग रोल इन इम्प्रूविंग द पेशेंट केयर एट जिम्स। जी, और तकनीकी डेवलपमेंट की बात करी तो जांच को लेकर लैब्स में तमाम सवाल उठते रहे हैं लगातार कि अभी भी तमाम ऐसी लैब्स हैं, टेस्टिंग लैब्स, जिनमें जांच रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। जो भी रिपोर्ट सामने आई वो ठीक है या नहीं, इसको लेकर भी क्या कोई तकनीक ऐसी विकसित हो सकती है? देखिए, ऑलरेडी ये विकसित है। जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड लैब हैं
उस लैब में वैलिडेशन का एक होना चाहिए। लाइक हमारे यहाँ अगर टेस्टिंग होती है तो हर 50 टेस्ट के बाद में, हर 30 के बाद में हम लोग एक कंट्रोल लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैलिडिटी पता करती है। एंड मेरे को ये कहते हुए खुशी है कि हमारी लैब, जिम्स की लैब है, मोर देन 99% है ना, हमारा CMC वेल्लोर और एम्स न्यूडेल्ही के साथ हमारा जो वैलिडेशन है, तो उसमें हमारी पूरी की पूरी लैब वैलिडेशन में ऑलमोस्ट 100% ट्रू है। आजकल इतनी सारी लैब हो गई हैं जिसको कि आप विदाउट वैलिडेशन, एंड इट इज़ नॉट इजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसके साथ साथ हमारा NABL एक्रीडिटेशन, दैट ऑल्सो इंश्योर्स कि आपको यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग। जी, तो मेरा यही सबको कहना है कि जितनी लैब हैं आजकल दे गिव लॉट ऑफ कि दे विल गिव 30%, 40%, 50% डिस्काउंट, विच आई थिंक दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग द ट्रू टेस्टिंग। आजकल हम लोग हॉस्पिटल में पहले बोलते थे सिंक टेस्ट ऑल्सो, कि आपको कलर देख के बता दो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी टेस्ट कराएं आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से कराएं, ताकि कम से कम उसकी वैलिडिटी, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क ना आए। और ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो आजकल हम जो एक्चुअली डॉक्टर बोलते थे कि रेयरली वी यूज़ टेस्ट, वी ट्रीट पेशेंट नॉट द लैब रिपोर्ट्स। तो हम लोग पेशेंट देख के वी मेक द डायग्नोसिस, वी स्टार्ट ट्रीटमेंट। जी, टेस्ट देके हम जस्ट कंफर्म करते थे कि वेदर आपको ये बीमारी है और कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपको ये देना है। सो दे आर जस्ट सपोर्टिंग, नॉट द एक्चुअल। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है कि प्राइवेट में पहले वो टेस्ट लिख देंगे, उसके बाद में वो मरीज़ को देखते हैं, तो ये गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ऐसे डॉक्टर को दिखाएं, ऐसी जगह जाएं, कम से कम आपको पहले देखें, उसके बाद में सोच के जितने ज़रूरी टेस्ट हैं वही कराएं, जिससे कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और एक प्राइवेट लैब्स में एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। सुबह आपको जांच करके जाते हैं, महज 6 घंटे के अंदर आपकी पूरी बॉडी की जांच आपके सामने होती है। क्या ये संभव है या यहाँ पर भी सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, हर एक का अपना अपना है। बट मेरा यही है कि अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में ब्लड सैंपल से कलेक्शन टू ट्रांसपोर्ट टू टेस्टिंग टू जनरेटिंग रिपोर्ट एंड गिविंग टू पेशेंट्स। सो आई थिंक इसमें अगर कोई 8 घंटे और 10 घंटे से पहले कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है कि आपने 2 टेस्ट लिए और आप डाल दिया, हर एक टेस्ट लैब का एक सैंपल साइज होता है कि आपको 32 करने हैं या 96 टेस्ट करने हैं। सो आई थिंक यू हैव टू सी योर ओन कि हाउ रिलायबल इज दिस लैब। जी, चिकित्सीय क्षेत्र की आप एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा, एलोपैथ को लेकर आप एलोपैथ के समर्थन में भी आप तमाम वक्तव्य पेश करते रहे हैं। देश में एक बड़ा विवाद एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में भी छिड़ा रहता है। कुछ एक बड़ा तबका एलोपैथ को लेकर यह संदर्भ देता है कि एलोपैथ से तुरंत लाभ मिल जाता है, आयुर्वेद के लिए आपको एक लंबी पद्धति फॉलो करनी होती है। आयुर्वेद के जो समर्थक हैं वो कोट करते हैं कि निदान तो लेट मिलता है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद पर आपका नजरिया जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तो एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ जी, सो आई बिलीव इन एलोपैथी, बट आई एम ऑल्सो नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदिक। जी, कोविड के दौरान हमें सिखाया है कि ऑल दीज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, राइट, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। जी, पहले तो आई बिलीव कि आजकल आप योगा, मेडिटेशन, आपका आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अगर आपको सही तरीके से देते हैं तो आप बीमारियों से पहले बच सकते हैं, जिस पे कि हमारा बहुत कम कंसंट्रेशन है। तो हमारा ये भी जिम्स का है कि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ या स्क्रीन ऑफ डिसीज़ पे कैसे हम अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं ताकि हमारी बीमारियां कम से कम हों। और बीमारी के बाद में एक होता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जिसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है, स्पेशली जो एक्यूट केसेस हैं, इमरजेंसी केसेस हैं, या हमारा ट्रॉमा केसेस हैं, जहाँ पे कि एलोपैथी इज़ द ओनली आंसर। यहाँ पे सर्जरी है, एलोपैथी इज़ द ओनली आंसर। सो जहाँ पे एलोपैथी है वहाँ पे एलोपैथी ही कराइए, यू कैन नॉट डू टेस्टिंग। बट अदरवाइज आयुर्वेदिक के भी काफ़ी जो एजुकेटेड नहीं है वो भी लोग आधे एलोपैथी यूज़ करते हैं।
तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सावधान रहें, जिससे कभी कभी आई हैव सीन ए पेशेंट ऑफ एस्मा, इतना उसको स्टेरॉइड दे दिया कि बाद में उसको हमारे आया तो उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस स्टेरॉइड इंड्यूस्ड। सो आयुर्वेदिक अगर आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा देख के लीजिए, अगर आप एक्चुअली समझते हैं कि उसमें कंटेंट ठीक है, एजुकेटेड है, सो कोई हार्म नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट। सर एक तथ्य और स्पष्ट कर दीजिए आपका वक्तव्य कि जहां पर एलोपैथ की जरूरत है वहां एलोपैथ ही लीजिए। बिल्कुल। आप ये मानते हैं, इसका मतलब कि तमाम बीमारियां देश में ऐसी आज भी मौजूद हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, एलोपैथ में बीमार है, कंट्रोल चीजें रहती हैं, राइट, लेकिन आयुर्वेदिक से कंप्लीट उसमें भी इट्स ए क्रॉनिक डिसीजेस के लिए अगर आयुर्वेदिक यूज करते हैं और बीमारी कंट्रोल में रहती है तो आई थिंक कोई नुकसान नहीं है। जी, और अभी आपका जो वक्तव्य था आयुर्वेद को लेकर कि आयुर्वेद में देश में एक बड़ा बाजार है आयुर्वेद का, लेकिन एक बड़ा दायरा उसमें फ्रॉडस्टर्स का भी है, बहुत स्कैमिंग हो रही है, बहुत धांधली हो रही है, जो दीवारों में इश्तिहार लगे रहते हैं चंद मिनटों में निदान के, वो सब आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप सही है, वही मैं कह रहा हूँ, आजकल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं, सही जगह जाएं, और मैं समझता हूँ कि आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे कि डॉक्टर्स का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप प्राइवेट फैसिलिटीज़ में जाते हैं, दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ एलोपैथी एज वेल एज आयुर्वेदिक, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 40% केसेस में अननेसेसरी सर्जरी हो जाती है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो जाता है, आपका पॉलीथेरेपी होती है, विच आई थिंक इज़ मोर हार्मफुल। तो आप ये देखिए कि आप थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सही इलाज मिलेगा। और आजकल जो लोग आप देख रहे हैं, आप जो ऐड बोल रहे हैं, जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसको आप टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, दे जस्ट शो द ओनली पीस ऑफ इट, जो अंदर हिडन चीज़ें हैं वो शायद उसको नहीं बनाते, बट इफ़ यू सी डेप्थ इन डेप्थ प्रॉब्ली देन यू रियलाइज कि स्थापित किए हैं और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के तौर पर स्थापित भी हैं। कैंसर से जुड़े जो मरीज हैं वो आज भी इस बात को लेकर निराश रहते हैं कि जब एलोपैथ पूरे विश्व में तकनीकी तौर पर इतना विकसित हो चुका है, कैंसर का इलाज क्यों संभव नहीं हो पा रहा है। और इसमें एक सवाल मैं और ऐड ऑन करूंगा, अभी रशिया में एक खबर सामने आई थी कि कैंसर का इलाज संभव है, उन्होंने उसकी दवा बना ली है, वैक्सीन बना ली है। क्या वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए वो खबर आई थी सामने, क्या, या फिर हम कैंसर का इलाज बहुत जल्द भारत में भी देख पाएंगे? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका सही कारण अभी किसी को नहीं पता है जी। इट इज मल्टी फैक्टोरियल, वी कॉल इट एज। एंड जितनी जल्दी बीमारी पता चल जाती है उतना ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट भी है जी। और हर बीमारी के प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल के हिसाब से एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होता है, दैट इज अ साइंटिफिक बेसिस। देयर आर वैक्सीन्स, इंडिया में भी काफ़ी काम चल रहा है। कुछ कैंसर होते हैं कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, लाइक सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन की तरह से होता है, तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है कि अगर HPV वैक्सीन आप लगाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर कम हो जाता है जी। इसी तरीके से कुछ कैंसर के अगेंस्ट आजकल हम लोग जेनेटिक स्टडीज़ करते हैं। जेनेटिक स्टडीज से भी आजकल व्हाट वी आर टारगेटिंग इज प्रिसीजन थेरेपी, कि वे हिट द टारगेट। इट इज ओनली दैट कि हम लोग इवन बिफोर बीमारी, AI का भी इसमें काफ़ी रोल है जी। AI से भी वी कैन पिक अप इवन सब क्लिनिकल बेस्ड ऑन द CT और एक्सरेज में जी। सो दैट ऑल्सो वी कैन एटलीस्ट, अगर आपको पता चल जाता है दीज पेशेंट्स कैन बी फॉलोड अप। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो बाकी फैमिलीज को भी आप, जेनेटिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर में,
तो उनकी फैमिलीज में कैंसर है कि बाकी लोगों की भी स्क्रीनिंग आप करा के कम से कम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उस कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। और वैक्सीन का मैंने बताया कि यहाँ पे भी काफ़ी काम चल रहा है, बट दीज आर ऑल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। पहले जब भी हम कोई भी चीज़ इन्वेंशन करते हैं तो पहले एनिमल्स पे करते हैं, फिर ह्यूमन स्टेजेस करते हैं, तो अभी तक एक कॉन्क्रीट एंड देन इट कम्स टू द मार्केट। सो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट यस, साइंस इज डूइंग गुड, प्रॉब्ली वील फाइंड ए वे वन डे। ठीक है सर, चूंकि समय सीमा निर्धारित है, सवाल बहुत सारे तमाम हैं, अंतिम में मैं एक सवाल पर आपका व्यक्तिगत नज़रिया जानना चाहूँगा। एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर तमाम छात्र, खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो चिकित्सा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उन छात्रों का रोष ये मुखर तौर पर रहता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई देश की अन्य शिक्षा के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगी है। क्या सरकारों को प्राइवेट सेक्टर से एमबीबीएस करने वालों की शिक्षा में कुछ सुधार की ज़रूरत है? देखिए, अभी गवर्नमेंट का आपको पता होगा कि जो पिछले 70 साल में जितने मेडिकल कॉलेज थे, जितनी एमबीबीएस की सीट थी, पिछले 8 साल में वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गई जी। आप अगर आज से 5 साल पहले देखते, बहुत सारे लोग रसिया, चाइना, इधर एमबीबीएस के लिए जाते थे। वहाँ पेशेंट्स पे पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ खाली मैनिकिन्स पे और वर्चुअल खाली क्लासेज होके पढ़ाई होती थी, जिसमें कि यहाँ पे आके फिर उनका टेस्ट होता था, देन दे यूज्ड टू गेट ए लाइसेंस। वो प्रैक्टिस भी अभी बहुत कम हो गई जी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आज से 10 साल पहले आप देखेंगे कि काफ़ी डोनेशंस चलते थे, काफ़ी अंडर हैंड एडमिशन्स होते थे, एमबीबीएस के साथ एमडीबी मिल जाती थी। गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल अप टू अ सर्टेन एक्शन बट नॉट कम्प्लीटली। आज के डेट में 100% एडमिशन्स एमबीबीएस हो या एमडी हो, दिस इज बेस्ड ऑन द नीट यूजी या नीट पीजी। सो देर इज सम चेक, बट एमबीबीएस की एक्चुअली पढ़ाई इतनी रिक्वायर्स कि जो उनकी फीस है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आई थिंक इन टाइम्स टू कम, पहले बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस होता था, तो ओपनिंग है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग और डेंटल, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि अभी मेडिकल कॉलेज इतना लिक्रेटिव होएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो डे बाय डे द कॉस्ट विल कम डाउन जी। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव। जी, बदलाव की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है चिकित्सीय क्षेत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के बीच में। लेकिन एक हालिया आंकड़ा बहुत ज़्यादा गौर करने वाला ये भी है, प्राइवेट सेक्टर से एमबीबीएस के छात्र जो पढ़ाई करते हैं, 40% वो छात्र यूक्रेन जैसे देशों का रुख कर जाते हैं। इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यानी कि सुविधाओं की कमी है भारत में। डेफिनेटली हम लोग जितना कर रहे हैं, आई थिंक बाकी लोग ज़्यादा बताएंगे कि जिस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। सो वी नीड टू डू मोर। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग एंड डूइंग सो मच, बट इन टाइम्स टू कम मेरे को लगता है कि अगले 5 नहीं तो 10 ईयर्स में आई थिंक हमारा सैचुरेशन हो जाएगा डॉक्टर्स का, एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑल्सो विल एक्चुअली डिमांड सप्लाई गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगले 5 और 8 साल में कम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये दिस प्रोफेशन आई थिंक विल इम्प्रूव डे बाय डे। जी, और अंतिम में सर, देश के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े युवाओं को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नोबल प्रोफेशन है, कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। इट इज़ बिकम ए बिजनेस, राइट। हम लोग मेडिकल का प्रोफेशन वही लोग पहले करते थे जिनको लगता था कि ये वो एक्चुअली लोगों की सेवा करेंगे, एक सच्चे मन से करेंगे। वो उसके साथ साथ आजकल प्राइवेट में बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है। मैंने खुद यहाँ से पहले मैं बीच में 6 महीने प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने काम किया है। वहाँ मरीज़ का प्रायोरिटी, आई एम नॉट सेइंग कि लास्ट, बट यस, मरीज़ का प्रायोरिटी कम, हाउ वी कैन मेक मोर प्रॉफिटेबल। उसके लिए आपको पता है कि काफ़ी ट्रीटमेंट विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड वो भी किया जाता है। तो आई थिंक जो हमारा बेसिक, हमारा जो एम है कि हमें सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी, वो एक मन में होना चाहिए। दूसरा, मेडिकल के साथ साथ एक विजडम एंड वो भी आपको थोड़ा होना चाहिए। तो वही लोग ज्वाइन करें
और अगर करते हैं तो आई थिंक यू शुड डू समथिंग टू द गुड कॉज ऑफ द ह्यूमनिटी. सो आई थिंक दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन. कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है, बट आई थिंक ओवरऑल दिस इज अ गुड प्रोफेशन. वी शुड बहुत शुक्रिया सर अपने विचार साझा करने के लिए. मैं जिम्स के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ आपको. राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स कासना में ग्रेटर नोएडा में है. और पिछले जो मैंने बताया था, इसका जो मैंडेट है खाली पेशेंट केयर नहीं है, पेशेंट केयर के साथ एकेडमिक्स और रिसर्च भी है. पेशेंट केयर में अभी आपको खुशी होगी जान के कि अभी हमने पिछले 8 साल में जो मरीजों की संख्या है ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ गई है. 2018 में जहां हमारे 4,500 मरीज भर्ती रहते, आज के डेट में 30,000 पेशेंट्स एडमिट रहते हैं. जितना हमें गवर्नमेंट से फंडिंग मिलना चाहिए वो और मिले, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है. जो गौतम बुद्ध नगर की पॉपुलेशन है, या बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे पुअर लोग हैं, they cannot afford the treatment in the private. So there is a definite need to upgrade this institute so that we can provide a better care to the poor people. इसके साथ साथ एकेडमिक्स में हमारा जो MBBS कोर्स है यहाँ पे, वी आर 3rd बेस्ट इन स्टूडेंट चॉइस, राइट. उसके साथ में हमने MD, और इस साल हमारी सारी सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट हो जाएंगी. अभी हमने गवर्नमेंट को बताया था कि हमें इसके, अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप कॉम्परेटिवली अगर आप यूपी का नक्शा देखेंगे तो सेंट्रल यूपी में कम पॉपुलेशन है, लेकिन 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं हेल्थ के, SGPGI, KGMU, RML, एम्स रायबरेली एंड सैफई. और आप ईस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ BHU है एंड एम्स गोरखपुर. लेकिन वेस्टर्न यूपी में आप अप टू कानपुर देयर इज़ नो बेटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे, जहाँ पे कि आपको एक अच्छी, बिकॉज एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन कि दिल्ली जाएं. तो हम लोग चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को अगर अपग्रेड करने से अगर बहुत लोगों को फ़ायदा होगा. सिमिलरली रिसर्च, अभी हमने कुछ नई चीज़ें शुरू करी है यहाँ पे. एक तो हमने स्किल सेंटर स्टार्ट किया है, जिम्स विद्या सेतु स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिट, जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, अनएजुकेटेड यूथ, जिसको हमने हेल्थ सेक्टर काउंसिल से यहाँ पे ट्रेनिंग का सेंटर बनाया है, जिसमें कि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं. हमने और यहाँ पे येलो फीवर वैक्सीनेशन, जिसके लिए कि पहले 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ते थे प्राइवेट डॉक्टर्स को, या दिल्ली में लाए लगाओ, तो वो भी हमने स्टार्ट किया है. तो हम दिन पे दिन यहाँ पे जिम्स में वी आर ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो लोग नीडी है उनको प्रोवाइड करें. और इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है. आज मेरे को आपने बुलाया तो दैट मीन्स यू आर सीरियसली एंड जेन्युइनली concentrating on the real demand of need of the people. So thank you very much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब FM न्यूज़ के उड़ान मंच के जरिए अपने विचार साझा करने के लिए, चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े तमाम छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू, बहुत धन्यवाद.